हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ फिज़िक्स में जाकर, जैसे ऑप्टिक्स हुआ, रोटेशनल हुआ, और भी जगह पर इसका यूजेस होता है। और वहाँ पर समझ में नहीं आता हम लोग को कि ये ले क्यों लिया गया, ये थीटा का स्मॉल क्यों हो गया, अगर स्मॉल थीटा हो गया तो साइन थीटा क्यों हो गया, और स्मॉल एंगल होगा तो कितना एंगल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इससे फैमिलियर हो जाओ पहले, जैसे साइन 2 डिग्री अगर बोला जाए या टैन 2 डिग्री बोला जाए, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए एक ईजी फॉर्मेट है जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट इट इज़ क्लोज टू द सेम वैल्यू। ठीक है, चलो इसको डिटेल में बात करते हैं। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। इस वाले टॉपिक में पहले हम लोग समझेंगे कि थोड़ा सा वर्ड वाला का खेल समझ लेते हैं कि ये स्मॉल एंगल होगा तो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेशन क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है, अभी हमने जैसे बताया कि सेम वैल्यू तो नहीं, एग्जैक्ट सेम तो वैल्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके क्लोज होना चाहिए। जैसे सपोज हम लिखते हैं x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y, ये साइन यूज़ करते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के लिए। अगर हम बोलें कि थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, उसी तरीके से अब बात होगा सर कि स्मॉल एंगल जो लेंगे, वो स्मॉल एंगल लेंगे तो कितना लेंगे, क्या 10 डिग्री होगा या 5 डिग्री होगा या 15 डिग्री होगा, कितना लेते हैं। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि थीटा का जो है वैल्यू होगा वो लेस देन कितना लेंगे, 10 डिग्री को लेंगे, तो वो हमारा क्या माना जाएगा, वो स्मॉल एंगल कंसीडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग आसानी से समझते हैं। ठीक है, एंगल का फार्मूला और ये सब, चलो देखते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक, ये 0 A और ये वाला पॉइंट क्या है, B पॉइंट है। ठीक, और ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, और इसका रेडियस आपका r है। ठीक, तो अगर हम बोले कि ये जो सर्कल पर कॉनिक सेक्शन बना है उसका आप फार्मूला बताइए एंगल का, तो आप एंगल का फार्मूला आसानी से आप लिख सकते हो। एंगल इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या मालूम है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, आर्क हो गया आपका AB, ठीक है, और रेडियस OA, सही है, तो AB बाई R भी लिख सकते हैं इसको भी। इतना बात समझ में आए। तो ये हो गया एंगल का फार्मूला जो हम लोग जनरली डालते हैं, हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ठीक, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो N है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये वाला जो मिला वो ट्रायंगल कैसा मिला, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, मिला। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब काम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो कितना है ONB, इसको थोड़ा हम अलग निकाल के बताते हैं, वो थोड़ा और क्लियर हो गया। यहाँ देखो अच्छे से, यूँ था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 0 NAB, ये R का काम कर रहा। ये सपोज हमारा क्या है, H है, ये एंगल थीटा था, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम ले लेते इसको D, जबकि यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, ये एक रेडियस है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड P/H होता है ना। तो अभी अपोजिट साइड ये हो गया ना, और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो P/H लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या रहेगा, अपोजिट साइड में h है और इसके लिए क्या लेंगे OB, तो h बाई कितना हो जाएगा ये r। तो यहाँ से जब हम h निकालते हैं तो वो कितना है r साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात, एकदम आसान तरीके से। साइन थीटा लगा दिया, इसमें ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में ONB में, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा लिए। साइन थीटा का P बाई H होता है, P का काम कर रहा है H और H का काम कर रहा है ये वाला लेंथ, और जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ R, तो H का वैल्यू आ गया R साइन थीटा। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल tan थीटा लगाते हैं। ये क्लियर है, H इज इक्वल टू R साइन थीटा। चलो यहाँ से हटाते हैं इसका। हाँ, अब इसी ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा यूज़ करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है P बाई B। तो P बाई B फिर वही बात, H बाई बेस का काम कौन कर रहा ON, और यहाँ पर ON का वैल्यू कितना दिया हुआ D, तो H निकाल सकते कितना लिख सकते हैं D tan थीटा। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेट करो, तो दोनों साइड में h है, तो हम लोग h इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं r साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं d tan थीटा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इक्वेशन है। इसी में हम लोग को समझ में आएगा, प्रूफ होगा कि कैसे हम लोग थीटा एंगल देते हैं तो क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा क्या हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, तो अभी जो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन होता है ये कि इसमें जितना भी मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर दिया जाता है, उसका एक लगभग वैल्यू निकाल दिया जाता है। कब, जब क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि एंगल जो है वो कैसा है, स्मॉल है। अभी हम बताएंगे कि कंडीशन क्या क्या होना चाहिए स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि थीटा जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। अब स्मॉल का मतलब हम लोग समझ गए, स्मॉल मतलब लेस देन 10 डिग्री, एक बात। दूसरी बात, थीटा का वैल्यू किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा का मेजरमेंट किस में होना चाहिए, रेडियन में, ना कि डिग्री में। अगर आपका डिग्री में दिया होगा तो उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन जब फॉलो होगा तभी हम लोग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले एक थीटा का फॉर्मूला लिखे थे, आर्क बाई लेंथ, वो हो गया। फिर इस वाले में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, अभी समझ में आएगा कि क्यों ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में ये फार्मूला लगाएगा साइन थीटा बाई P बाई H। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको अच्छे से। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। आगे का काम क्या करना है, आगे हम लोग अब देखेंगे कि इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन याद रहना चाहिए, इसको इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यूज़ होना है हम लोग को। H इज इक्वल टू R साइन थीटा इज इक्वल टू D tan थीटा, यही था, इसी इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 था। अब थोड़ा क्लोजली एकदम समझेंगे कैसे एंगल छोटा हो रहा है, अगर एंगल छोटा हो रहा है तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ बनाते हैं, देखने अच्छे से, इसको थोड़ा क्लोजली फील करोगे ना तब समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये B लिए थे और ये N है, ठीक है, और ये पॉइंट O था, यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस D थी, ये एंगल थीटा था और ये था R था। ठीक है, इतना था। अब देखने जाना, एंगल को छोटा करना है। तो एंगल को जब छोटा करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल छोटा कब होगा, जब ये वाला जो लाइन है OA रेडियस, ये और थोड़ा ऐसे मुड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर आ जाए, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, और छोटा होगा, और छोटा करेंगे, फिर ये पॉइंट यहाँ आ जाए, फिर थोड़ा और छोटा करेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा और इधर आ जाए, और छोटा करेंगे, एंगल एकदम छोटा कर रहे हैं। यही होने वाला है कि ये पॉइंट शिफ्ट कर रहा है, तो हम लोग को क्या दिखेगा, एकदम क्लोज में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, और ये एकदम छोटा वाला लाइन जो था हो रहा ना,
तो ये हो गया 0, ये हो गया एकदम यहाँ पे n, ये हो गया b, और यह हो गया a, और ये हो गया r, और ये हो गया t। अभी देखो होगा क्या जब हम लोग एंगल को स्मॉल करते हैं, व्हेन एंगल्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जब ये घटना शुरू होता है, स्मॉल करेंगे तो डिक्रीज करेंगे, तब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखो अच्छे से, इसी को समझना मेरा, यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। होगा क्या कि ये जब पॉइंट थोड़ा क्लोज होता चला जाएगा ऐसे, तो ये जो लाइन है वो देखो यहाँ आएगा तो थोड़ा और क्लोज हो रहा, मतलब एन पॉइंट जो है वो क्या हो रहा, किसके क्लोज हो जा रहा है, बी के। तो जब थीटा का वैल्यू लगभग 0 डिग्री करते हैं, मतलब एकदम क्लोज, तो क्या इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट देखने को क्या मिलता है कि एन जो पॉइंट है वो क्या बन जाता है, पॉइंट बी, एकदम क्लोज हो जाता है। तो जब एन हो जाएगा तो पहले जो था ओ एन वो लगभग किसके बराबर हो जाता है, ओ बी के, मतलब ये जो डिस्टेंस है डी वो लगभग किसके बराबर हो गया, ओ बी, और ओ बी के डिस्टेंस कितना है, आर, मतलब कि ये जो डी पॉइंट है वो लगभग किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। फिर से देखो थीटा का वैल्यू एकदम 0, मतलब एकदम क्लोज करे, लगभग 0 के बराबर, तो ये पॉइंट शिफ्ट होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर था, यहाँ आएगा तो थोड़ा और ये होगा, ये देखो ये लेंथ देखो, ये वाला लेंथ, ये लेंथ क्या हो रहा है, और घटता जा रहा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो आर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। ऐसा करने से क्या दिखा कि ये जो आर्क था ए बी वो किसके बराबर हो गया, लगभग किसके बराबर, एच के बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, यहाँ तक तो बात समझ में आया, मतलब आर्क जो है वो ए बी के बराबर। तो अब बताओ जो एंगल वाला फॉर्मूला लिखे थे, आर्क बाई रेडियस, ए बी था ना आर्क बाई रेडियस, अब इस आर्क के जगह पे एच लिख सकते हैं हम लोग, बाई आर लिख सकते हैं, और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा, ठीक है। ये कंडीशन को बहुत अच्छे से समझते जाना हम लोग। जब एंगल छोटा हुआ, डिक्रीज हुआ, कम होने लगा, तो थीटा का वैल्यू जब 0 लगभग 0 के बाद, तो एन बन गया पॉइंट पी बी, और ओ एन जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, ओ बी के बराबर, मतलब ओ एन का डिस्टेंस पहले डी था और अब क्या बन गया, लगभग किसके बराबर, मतलब ओ एन के जगह पर अब अगर आर लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले नहीं लिख सकते थे, लेकिन जब बहुत एंगल छोटा हो जाएगा तो यही जो डी है वो किसके बराबर लगभग हो जाएगा, आर के बराबर, ठीक है। ऐसा करने से आर्क जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो आर्क पहले दिख रहा था ऐसे, ये इतना बड़ा ऐसे, ये वाला जो आर्क दिख रहा था अब वो किस लेंथ के बराबर हो गया, इस लेंथ, ये एच के बराबर हो गया ना, जब एंगल छोटा होना शुरू हुआ तब, ठीक है। चलो सही है, ये वाला बात समझ में आया। अब देखो जो इक्वेशन 3 में जो हम लोग लिए थे, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या पता चला हम लोगों को, देखो h इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा है, और यहाँ था d tan थीटा। अब देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं आर tan थीटा, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं, h लिख सकते हैं। अब h को कितना लिख सकते हैं, आर थीटा, तो आर साइन थीटा, आर टैन थीटा, ठीक है। यहाँ आर सब में कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब देखो तो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। तो ये कंसिडर हुआ, ये हम लोग लगभग लेके चलेंगे, ये जो हम लोग साइन चेंज कर दिए इक्वल से, वो अप्रॉक्सीमेट, वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेशन हुआ। तो ये था कि जब एंगल छोटा होता है तो पहला वाला काम आया ये, कि जब भी एंगल छोटा होगा, व्हेन एंगल इज टेकन वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल का अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, टैन थीटा। अब ये देखो तो
आराम से लिखा जा सकता है इसको, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली टू थीटा, या उल्टा थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, या टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हैं। देखो इस लाइन को समझो अच्छे से, साइन थीटा थीटा बन गया, टैन थीटा थीटा बन गया, तो साइन थीटा को टैन थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो हम लोग ये देखें कि अगर थीटा इज स्मॉल, अगर स्मॉल है लिया जा रहा, कंसीडर किया जा रहा, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, या फिर थीटा को साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, या फिर थीटा को टैन थीटा भी लिखा जा सकता है। इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं फाइनली कि साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, या और वही बात हुआ, और टैन थीटा को साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि जब थीटा स्मॉल होगा तो साइन और टैन थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा, दिख गया? क्लियर? ठीक, इसका यूज़ जब करेंगे ना तब मज़ा आएगा। अभी फिजिक्स, अभी हम लोग मैथ्स वाला काम कर रहे हैं सारा। तो अब देखो कॉस के टर्म में, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। याद करो, बताए थे फार्मूला, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लासेस में हुआ है। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ डबल है तो यहाँ हाफ हो गया। अगर इसी को कॉस थीटा लिखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया ना। अब लिख दे क्वेश्चन में कि अगर आपका थीटा क्या है, इज़ वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही छोटा है एंगल, तब यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। तो कॉस थीटा 1 माइनस, याद करो अभी पढ़ें कि साइन थीटा क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, अगर छोटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बाई 2 बन जाएगा ना, स्क्वायर के साथ। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बाई 2 के बराबर। लिख सकते हैं इसको। चलो, तो यहाँ कितना आ गया, 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। 1 माइनस 2 कितना हो गया, थीटा स्क्वायर बाई 4, यहाँ कैंसिल हो गया तो आया 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ये सब अप्रॉक्सीमेटली होना शुरू हो गया। ठीक है, ये सब अप्रॉक्सीमेशन चल रहा। अब ये देखो, ये ऑलरेडी बहुत छोटा, उसको और डिवाइड कर दिया गया तो ये टर्म ऑल बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना लिखा जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको 1। मतलब कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा 1। वहाँ पर साइन थीटा थीटा हो जा रहा था, टैन थीटा भी थीटा हो जा रहा था, लेकिन कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? समझ में आया बात? कुछ नहीं कि ये फार्मूला लगाए कॉस 2 थीटा, ये हम बताना चाह रहे हैं ना, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे साइन थीटा थीटा कॉस थीटा, ये एब्ज्यूम करो, काम भी उसी से, लेकिन वो जब समझ में आना चाहिए कि ये हो क्यों रहा। ये जो थीटा ले पढ़ लेने के बाद तुमको लगेगा थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि ये सर डायरेक्ट लिखवा दिए, इसमें होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ तो होगा पीछे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो कॉस 2 थीटा हुआ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ये डबल है तो हाफ हुआ। अब कॉस थीटा 1 माइनस 2। अब बताओ ये वाला बात, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, साइन थीटा क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो अभी हम लोग क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? तो अब हम लोग को फाइनली जो याद रखना है उसको देखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, अब वो देखो एकदम लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों एकदम ये एकदम याद होना चाहिए। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अच्छा एकदम रिवाइज करके पढ़ो, एकदम कोई टेंशन नहीं हुआ। साइन थीटा थीटा बन गया सर, टैन थीटा थीटा बन गया सर, तो साइन थीटा टैन थीटा लिख सकते हैं, बस इतना काम है हम लोग को। चलो कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा लगभग बराबर 1 हो जाएगा। अब इतना अगर पढ़ लोगे ये वाला पॉइंट, तो ये वाला टॉपिक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। अब हम लोग इसमें
बताते कि सर ठीक है थीटा स्मॉल हो गया, ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है, ये कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन 2 होना चाहिए, पहले जो बताए कंडीशन होना चाहिए कि थीटा तो स्मॉल होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए, और स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो एंगल होगा वही जो थीटा होगा वो किस में होना चाहिए, इन रेडियन में, रेडियन में होगा तभी। अब ये क्यों, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ जाएंगे कि कैसे। जैसे मान लो कि ये क्यों रेडियन में होना चाहिए, साइन अगर हम लिखें साइन 2 डिग्री लिखें और लिख दें कि एंगल तो छोटा है 2 डिग्री आ जा रहे स्मॉल एंगल में, तो इसको हम लोग लगभग कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है 2 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर सॉरी साइन 2 डिग्री का, हाँ चलो एक मिनट एक बार, एंगल किस में हो गया, इन रेडियन में हो गया, क्लियर। तो इसको हम लोग फील भी कर सकते हैं कि क्यों रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 डिग्री लिख दिया तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, ये साइन, चलो एक बार, ये एंगल किस में है, रेडियन में। अब ये रेडियन में क्यों होना चाहिए थोड़ा सा समझ में आएगा यहाँ पर। जैसे साइन 2 डिग्री लिखे, ठीक है, तो इसका लगभग वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 होगा तब गड़बड़ होगा, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से कहाँ तक करता है, 1, और ये वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 आ रहा हो रहा ना, तो 1 इसी के बीच में रहना चाहिए ना, ये तो ग्रेटर आ जा रहा, इसीलिए ये जो है डिग्री ये किस में होना चाहिए, अगर स्मॉल एंगल ले रहे हैं तो ये होना चाहिए रेडियन में। तो ये सर बनेगा कैसे, तो ऐसे बनेगा, देखो साइन 2 डिग्री का है ना, पहले आप कन्वर्ट करो, डिग्री को कन्वर्ट करो, मतलब 2 डिग्री को कन्वर्ट करो किस में, रेडियन में। तो 2 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहीं पे कर देते हैं साइन 2 डिग्री को रेडियन में। तो देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, आप जाके देख सकते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम पढ़ाए हैं कि जब कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो π/180 से, ठीक है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन वाला बताए थे पाई ऊपर होना चाहिए, और जब रेडियन को डिग्री में करना होगा तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है डिग्री को रेडियन, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 × π/180 लिख दें, ये कितना हो गया, π/90 हो गया, इतना लिखा जा सकता है इसको, π/90। अब देखो साइन π/90 को लगभग कितना लिख सकते हैं, π/90 हो गया ना छोटा, इतना लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ, बात यहाँ तक समझ में आई। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखें, साइन 2 डिग्री को कन्वर्ट कर दिए थे, ठीक है, साइन 2 डिग्री को कन्वर्शन किए थे, ठीक। तो ये लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, 2 डिग्री, लेकिन डिग्री में तो नहीं होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में फिर इसको कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ गया, π/90। तो ये लगभग लिखा जा सकता है π/90। अब यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 314 होता है, 3.14 करके, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 90, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, π/180। इसी तरीके से अगर हमारे पास रहेगा tan 5 डिग्री अगर दिया हुआ है, तो हम पहले इसको tan थीटा क्या बन जाता है, थीटा। तो देखो tan 5 डिग्री बन जाएगा कितना, 5 डिग्री। अब 5 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, 5 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो π/180 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15, 30, ठीक है। अब ये कितना हो गया, लगभग हम लिख सकते हैं π/36 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका फिर वैल्यू रख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 36 को भी कैलकुलेट करके। कॉस वाले में देखो, तो कॉस वाले में थोड़ा सा ध्यान देना, कॉस थीटा वाले में वो लगभग 2 पॉइंट लिखे थे, 1 - 1 तो हो जा रहा था θ/2 का होल स्क्वायर, और फिर ये लगभग कितने बराबर हो रहा था, 1। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे ये दोनों बात को,
इसको भी रखेंगे ध्यान में। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कितना था, 2 था ना, तो ये कन्वर्ट हो गया था। अब देखो कॉस थीटा के टर्म में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कॉस थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस होता था, याद करो, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई कितना होता था, 2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो गया। ये वाला भी याद रखेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। अगर मान लो cos 1 डिग्री है, तो cos 1 डिग्री को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस cos 1 डिग्री को लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। थीटा यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा का स्क्वायर बाई 2 लिखें। अब यहाँ देखो इसको, ये तो है डिग्री में भी, ये तो डिग्री में है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। इतना काम कर सकते हैं हम लोग, हाँ। तो cos 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 1 डिग्री का स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं इतना। अब ये डिग्री जो है उसको किस में चेंज करना होगा, रेडियन में, इसलिए रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब इसका वैल्यू रख के 1 माइनस 3.14 डिवाइडेड बाई 180 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 2, जो वैल्यू आएगा वो, ठीक है। मकसद सिर्फ मेरा ये बताना था कि थीटा जब स्मॉल होगा तो क्या होगा। अब देखो फिज़िक्स में इसको कैसे फील करते हैं, बहुत जगह पे यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से इसको, यूज़ इन फिज़िक्स। हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो इसका ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अक्सर यूज़ तो यहीं पर करना है। सबसे पहले इसका यूज़ जो होगा ना वो देखना ऑप्टिक्स में आएगा, 12th क्लास का एक चैप्टर है उसमें एक आएगा। यही यूज़ हो सकता है सिंपल पेंडुलम के केस में, और टॉर्क वगैरह और भी केस में। सिंपल पेंडुलम 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, उसमें यूज़ होता है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम है, सपोज़ ये है और ये मूव कर रहा है, कुछ एंगल के साथ मूव कर रहा है, तो ये आपका ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है सिंपल पेंडुलम में, ये जो एंगल कंसीडर किया जाता है, एंगल अगर स्मॉल नहीं होगा तो इसका वैल्यू को हम लोग SHM प्रूफ नहीं कर सकते। बोला जाता है कि इसका जो मोशन होता है, सिंपल पेंडुलम का मोशन जो होता है वो कैसा होता है, मोशन SHM होता है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब पढ़ना आगे, टेंशन नहीं लो। और इसको होने के लिए थीटा का वैल्यू कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। परफेक्शन कब आएगा, SHM होने के लिए थीटा का वैल्यू स्मॉल होना ही चाहिए। अगर थीटा का वैल्यू लार्ज हो जाएगा तो उस केस में SHM पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग लेते हैं क्लास में, इसमें क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि थीटा क्या बन जाता है, वहाँ पर साइन थीटा थीटा बन जाता है, ठीक है। देखेंगे जब भी जैसे भी इक्वेशन है। चलो एक और थोड़ा फील करते, क्योंकि ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा पहले से नॉलेज है, तो देखो ऐसे केस मिलेगा। ये देख रहे होगे O है, मान लो ये C है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा, ठीक है। इसमें हम लोग पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन वही होता है, ठीक है, बताते हैं क्या। पैरेक्सियल रेज होता है बेसिकली ये, ठीक है। ये जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो क्या है, पैरेक्सियल रेज है। इसमें एंगल को छोटा लेना पड़ता है, जैसे अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, O है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये सपोज़ यहाँ पर N है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन, पैरेक्सियल रेज पहले किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे समझ लोगे तो आसानी होगा। पैरेक्सियल रेज में क्या होता है, ये क्या होता है, रेज वैसा रेज जो क्या होता है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होता है। ये तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग बड़ा दिखाते हैं, नहीं तो एकदम छोटा दिखाते। पैरेक्सियल का एक्यूरेट अगर डायग्राम बनाते तो उस वक्त क्या होता है, रेज क्या होता है, बहुत क्लोज होता है, तो वो एकदम नज़र नहीं आता एंगल। तो ये इसको हम लोग सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। तो जब भी पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन होगा उस केस में जो अल्फ़ा है या बीटा है या जो गामा है वो कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल। तो ये कंसीडर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ।
अब तो हो गया कि अगर पैरेक्सियल है रेज, इफ़ पैरेक्सियल रेज, देन ये तो मस्ट हो गया है कि एंगल मस्ट बी स्मॉल, और जैसे ही मस्ट बी स्मॉल दिख गया एंगल, यहाँ पर फिर हम लोग अपना ट्रिक लगा सकते हैं। अभी थोड़ा अल्फ़ा के लिए लेके देखते हैं। ऐसे तुम अगर अल्फ़ा को हम लोग लिखते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, ओ एन ए के हिसाब से, ट्रायंगल ओ एन ए में, तो टैन अल्फ़ा को लिखा जाएगा पी बाई बी, मीन्स ओ एन बाई बेस, सॉरी ए, टैन अल्फ़ा को लिखा जाएगा ए एन बाई ओ एन, लिखा गया पी बाई बी, सही है इतना। लेकिन जब यहाँ पर ये पैरेक्सियल रेज आया तो ये टन अल्फ़ा अब छोटा होने वाला है या नहीं होने वाला? हाँ, तो इफ़ अल्फ़ा बिकम्स स्मॉल, अब ये अल्फ़ा अगर स्मॉल होगा तब देखो क्या क्या कंडीशन होगा। कंडीशन वही होने वाला जो पहले पढ़े थे हम लोग, कि ये जो है पॉइंट एन जो है, एन है वेरी क्लोज हो जाएगा, वेरी क्लोज टू बी, बी पॉइंट के क्लोज हो जाएगा। देखो एन जब ये अल्फ़ा छोटा होगा और छोटा, यहाँ पर ये गया है, ये अब देखो हो जाएगा एन वेरी क्लोज टू बी। अब ए बी जो है वो बराबर अब किसके हो जाएगा? ए एन के। अब बी वाला ए बी जो है पॉइंट वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए एन के, या ए एन बोल दें ए बी के इक्वल, एन वेरी क्लोज टू ए बी हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे समझते हैं, एन देखो बहुत क्लोज हो जाएगा, एन बहुत क्लोज हो जाएगा। ये छोटा जब एंगल होना शुरू होगा तो एंगल वो एन पॉइंट किसके नज़दीक आ जाएगा? बी के। तो अब हम एन को कितना लिखा जा सकता है? ए बी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। और उसी केस में ओ एन वाला भी पॉइंट को देखो, वो भी लगभग किसके बराबर हो सकता है? ओ बी के बराबर हो सकता है ना ये वाला कंडीशन। तो ये जब कंडीशन आएगा किसमें? इसमें, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अब यहाँ टैन अल्फ़ा बराबर ए एन बाई क्या लिखा गया था? ओ एन। अब अल्फ़ा बराबर कितना लिख सकते हैं? अब तो छोटा हो गया ना, टैन अल्फ़ा क्या बन जाएगा? अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को लिखा जा सकता है ए एन बाई ओ एन, तो एन के ए एन बाई ओ एन, तो ए एन अब तो नहीं रहा, अब ए एन क्या बन गया? ए बी, तो ए बी बाई ओ एन था, पहले ओ एन था, अब क्या बन गया? ओ बी। देखो चेंज हो गया ना, ऐसे यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना। हम ये बताएं कि फ़िज़िक्स में इस तरीके से इसका यूजेस होगा। ये सब अगर मान लो कि लग रहा है कि बहुत टफ लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। पैरेक्सियल रेज उसी को बोलते हैं जो बहुत क्लोज होता है। तो यहाँ से दिमाग में है कि जब बहुत क्लोज होगा तो एंगल तो बहुत छोटा होने वाला है, और जब एंगल छोटा होगा तो अप्रोक्सीमेशन वाला कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। चलो, होप समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट होगा एकदम फ्रीली आप व्हाट्सअप करो, ठीक है, कमेंट करो, हम पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।